संख्याएं करने से पहले पता होना चाहिए कि संख्याएं कहता किसे हैं, और संख्याओं से पहले पता होना चाहिए कि अंक क्या होता है। तो अंक वो होते हैं जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनको बोलते हैं संकेत। क्या बोलते हैं? संकेत। तो इन्हीं संकेतों को क्या बोलते हैं अपन? अंक। यानी 0 से लेकर 9 तक जो संकेत कहलाएंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। क्या कहेंगे? अंक। इन्हीं अंक के समूह को, इन्हीं अंकों के समूह को या कह दो ग्रुप को क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 1 और 2 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया आदि। ये क्या कहलाती है? संख्या। तो अंक क्या? 0 से लेकर 9 तक जो संकेत होंगे उनको क्या बोलेंगे? अंक। क्या बोलेंगे? अंक। और उन्हीं अंकों के समूह को या ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन? संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संख्याएं। तो अब आते हैं अपन संख्याओं पे। संख्या की परिभाषा याद हो जाएगी कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों को के समूह को क्या कहेंगे अपन? संख्या कहेंगे। इनको मैं एक बार मिटा देता हूं। संख्याएं। संख्या की परिभाषा याद हो जाएगी। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो संख्याएं होती है 3 प्रकार की। पहली है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या और तीसरी है सम्मिश्र संख्या। अब क्या होती है ये तीनों संख्याएं? सम्मिश्र संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं जिसमें जो अपने गणना के लिए काम आए, जो गिनने के लिए काम आती है, जो काउंट करने के लिए काम में आती है। जैसे कि, या फिर अपन उनको भी बोल सकते हैं जो माइनस वाली संख्याएं या प्लस वाली संख्याएं और जीरो, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो का समूह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या बोला? माइनस अनंत तक, जीरो और प्लस अनंत तक, इनका समूह ग्रुप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। फिर देखो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं अपन इमेजिनरी नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी, जिसकी सिर्फ अपन इमेज यानी सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी -1। अब -1 तो क्या होती है? वास्तविक संख्या। लेकिन अगर मैं इस पर क्या लगा दूं? रूट लगा दूं। क्या लगा दूं? रूट। तो ऐसी संख्या सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। रियल में ये संख्या नहीं होती। इस संख्या को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे क्या? आयोटा। क्या बोलेंगे? आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो का समूह क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। काल्पनिक संख्याएं जो -1 वाली या -2, -1 जो भी होती है उनका रूट वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्याएं, जिसकी सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं, मान सकते हैं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का योग होता है, मिश्रण होता है। इसमें देखो नाम ही क्या आ रहा है? सम्मिश्र। सम का मतलब दो संख्याओं का मिश्र, समान, और मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिश्रण। यानी दो संख्याओं का मिश्रण क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या। अब दो संख्या कौन सी? एक तो गई वास्तविक और दूसरी क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगी? सम्मिश्र संख्या। जैसे कि देखो वास्तविक संख्या अपन ने क्या बोली? माइनस से प्लस वाली और जीरो वाली। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 2, एक वास्तविक संख्या है, और दूसरी क्या लेता हूँ? काल्पनिक। जैसे मैंने ले ली ये आयोटा, तो ये क्या कहलाएगी? एक सम्मिश्र संख्या। क्या कहलाएगी? सम्मिश्र संख्या। तो संख्याएं 3 प्रकार की हो गई, वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र। अब वह सम्मिश्र और काल्पनिक का तो इतना ही है। वास्तविक संख्या को अपन देखो आगे पढ़ते हैं पार्ट्स। वास्तविक संख्याएं के कितने पार्ट्स होते हैं? तो वास्तविक संख्याओं के देखो, एक तो हो गया ये वास्तविक संख्याओं के क्या होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हो गया पूर्णांक और दूसरा क्या हो जाएगा? दशमलव।
एक तो हो जाएगी पूर्णांक संख्या और दूसरी क्या हो जाएगी दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या क्या होती है, पहले दशमलव पे आ रहा हूं। देखो दशमलव संख्या क्या होती है कि किसी भी संख्या के बीच में अगर कोई अपन पॉइंट लगा देते हैं तो उससे अपन उस पॉइंट को, उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, दशमलव बिंदु। जैसे मैंने लिख दिया देखो 1.2, ये क्या होती है, दशमलव संख्या कहलाती है ना। अब दशमलव संख्या भी देखो कितनी प्रकार की होती है। दशमलव संख्या होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है तो देखना, एक तो होती है शांत दशमलव। कौन सी होती है, शांत। और दूसरी होती है अशांत। कौन सी होती है, अशांत दशमलव प्रसार, है ना। एक तो होती है शांत और दूसरी होती है अशांत। तो शांत के अंदर क्या होता है कि पॉइंट या दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है वो निश्चित होती है, यानी कुछ संख्या आकर फिर क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, खत्म हो जाती है ना, शांत हो जाती है। यानी इनकी क्या होती है, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद में कुछ सीमा होती है, इस सीमा तक आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो तो होती है शांत। अशांत का मतलब क्या होता है कि जो निरंतर चलती रहे, यानी दशमलव के बाद में अनंत तक कभी खत्म ही ना हो, चलती रहे, वो क्या कहलाती है, अशांत संख्या, अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत में देखो, जैसे कि अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0.1234, 4 तक आकर क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तो क्या कहलाएगी, शांत संख्या। अशांत के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1.234 और ये अनंत तक चलती जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अब देखो शांत तो यहाँ तक खत्म हो गया। इसके अब इस शांत को एक और चीज ध्यान रखना कि इस शांत को अपन क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में निरूपित कर सकते हैं। अब क्या होती है परिमेय संख्या, अभी मैं आगे यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अशांत संख्या होगी, अशांत के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। अशांत कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है अशांत आवर्ती और दूसरी क्या होती है, अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जिसका बार बार आना। आवर्ती का मतलब जो बार बार आती रहे, और अनावर्ती का मतलब जो एक ही बार आ जाए, बार बार उसका आना, यानी उसका जो बार बार जो आना है वो नहीं हो, है ना, बार बार ना हो। जैसे कि देखो इसमें लिखता हूँ 1.232323 ये चलती जाएगी। तो इसमें देखो 2323 और 23 आता जा रहा है, तो ये क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। किसकी आवर्ती हो रही है, 23 और 23 की, इन बार बार आ रही है। यहाँ पर देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.12 है ना, 4 5 2 7 1, ये सब क्या कहलाएगी, अनावर्ती। देखो इसमें आवर्ती नहीं हो रही है ना, तो इसमें तो क्या हो रही है, आवर्ती, और इसमें क्या हो रही है, जिसकी आवर्ती ना हो, तो ये क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब इस देखो अशांत आवर्ती को, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, और 1.23 पे बार, ये किसका चिन्ह होता है, बार का। इस बार का मतलब होता है कि इस जो अनंत ना लिखकर उनको क्या कर दो, ऊपर बार के रूप में लिख दो। यानी बार का मतलब कि उसकी क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, और कहाँ तक हो रही है, अनंत तक हो रही है। आवर्ती हो रही है, कहाँ तक हो रही है, अनंत तक हो रही है। ठीक है ना, इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं। और ये तो आवर्ती हो नहीं रही है, तो इसको अपन बार में नहीं लिख सकते। बार में किसको लिखोगे, जिसकी क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। ठीक है। तो दशमलव 2 प्रकार के, शांत और अशांत। शांत में जिसकी एक सीमा हो, दशमलव के बाद में क्या हो, सीमा। और अशांत का मतलब जो दशमलव के बाद में अनंत तक चलती रहे। फिर अशांत अपने 2 प्रकार की पढ़ी, एक तो पढ़ी आवर्ती, दूसरी क्या पढ़ी, अनावर्ती। आवर्ती के अंदर क्या होता है कि जिसकी दशमलव बिंदु के बाद में क्या हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है और अनंत तक दोनों चलेंगे। अशांत अनावर्ती, इसमें क्या हो रहा है, जिसके दशमलव के बाद में आवर्ती ना हो, कोई एक बिंदु आ गया, कोई एक अंक आ गया, कोई एक संख्या आ गई, उसके बाद में वापस क्या आएगी, कोई वो वापस उसके जैसी संख्या नहीं आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, अनावर्ती। ठीक है ना। आवर्ती वाली को अपन क्या लिख सकते हैं, बार के रूप में भी ले सकते हैं, है ना। जैसे कि क्या हो रहा है, सबके ऊपर मतलब आवर्ती हो रही है, तो जिनकी आवर्ती उनको अपन बार के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हो गया दशमलव प्रसार। अब आते हैं इधर पूर्णांक संख्या। तो देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या ये होती है कि इसको अपन जो अपने वास्तविक पढ़ा ना, लगभग यही है। क्या होता है कि माइनस का अनंत से लेकर -1 0 फिर +1 से लेकर अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। किसे कहेंगे, ऋणात्मक, धनात्मक और 0 का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है। अब पूर्णांक संख्या क्या है, अलग अलग प्रकार है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, 2 प्रकार की। एक तो होती है देखो परिमेय, क्या होती है, परिमेय, और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे यहाँ पे भी मैंने बात भी की थी कि परिमेय के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता हो, p बटा q के रूप में, जहां इस q का मान जो नीचे वाला हर होता है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो होती है परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, देखो कि जैसे -2/3 है ना, -1 0, ये भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। 2 लिख दिया है ना, 2/4 लिख दिया, ये सभी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिनको अपन रूट में लिखते हैं, जैसे √2, √3, पाई, ये सभी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, अपरिमेय संख्या जिसको रूट में लिखा जाता हो, p बटा q के रूप में ना लिखा जाता हो। जैसे 0 की बात कर रहे हैं, देखो अब 0 परिमेय संख्या होगी, कैसे होगी, कहिए तो एक 0 ही है, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में तो नहीं है, कैसे होगी, कि नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दोगे, 1। जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या लगाते हैं अपन, 1, क्योंकि 1 का भाग देने पर क्या आती है, वही संख्या। तो 0/1 हो गया, यानी p बटा q के रूप में लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है ना। और √3 और पाई, ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अब देखो जैसे √2 का मान है, √2 का मान क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होता है, 1.41 ये चलता है ना, 1.14 कहाँ गया, √2 क्या होता है, 1.1414, ये अनंत तक चलती रहती है ना। से √3 का क्या होता है, 1.723, ये अनंत तक चलती रहती है ना। तो √2 √3 क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। दशमलव के बाद देखें अपन, तो दशमलव में देखो पॉइंट के बाद में अनंत तक चल रही है और क्या हो रही है, जिनकी आवर्ती नहीं हो रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे देखो इसमें है ना, ये क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या। जो अशांत अनावर्ती वाले दशमलव प्रसार होता है वो क्या किसमें आता है, अपरिमेय संख्या के अंदर भी आती है, तो उनको अपन अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गई, देखो फिर क्या बोला अपन ने, परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, p बटा q यानी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, जैसे क्या संख्या लिखी हुई है, 0.1234, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से जब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने 0 आएंगे, 4 संख्या के पॉइंट है, तो कितने 0 आएंगे, 1 2 3 और 4, तो हो गई p बटा q के रूप में। यानी कहने का मतलब शांत दशमलव प्रसार को भी अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। फिर देखो अशांत आवर्ती, इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या, क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। ये भी क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या, और इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, जिसको अपन p बटा q में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, है ना। ये भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, है ना। 1.23 पे बार वाली जो भी संख्याएं होती है उसको अपन p बटा q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका थोड़ा प्रोसेस लंबा है, इसको अपन आगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो ये होती है पूर्णांक संख्या, कितने प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। अब इसका देखो आगे प्रकार पढ़ते हैं कि इसके परिमेय और अपरिमेय के। परिमेय तो यहाँ तक क्लियर है। अब पाई, देखो एक पाई का ध्यान रखना, पाई भी क्या, एक काफी जो कंफ्यूजन होता है कि पाई जो होती है, पाई 1 का मान कितना होता है, 22/7, तो ये तो एक परिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या कैसे होगी, अपरिमेय संख्या इसलिए होगी, अगर इस ये तो होता है एक बट्टे में, अगर इसमें भाग देते हैं ना तो मान कितना आता है, 3.14153 ये आता है ना। यानी अनंत तक चलती है, और ना तो इसकी क्या हो रही है, आवर्ती, और कहाँ चल रही है, अनंत तक। इसका मतलब ये भी किस में आएगी, अशांत। अशांत क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, ये अपरिमेय संख्या आती।
तो इसलिए पाई को भी अपन किस में ले रहे हैं, अपरिमेय संख्या में ले रहे हैं। ठीक है, फिर देखो अपन पढ़ते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का इतना ही है, फिर परिमेय संख्या के प्रकार पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिभाषा पढ़ ली, किसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो जिसमें Q का मान 0 नहीं होता। अब परिमेय संख्या देखो कितने प्रकार की होती है। परिमेय संख्या अभी अपन ने क्या पढ़ा, -2 प्लस में भी आती है, माइनस में भी आती है और 0 भी आता है ना। तो परिमेय संख्या को अपन क्या लिख देते हैं, एक तो लिख देते हैं ऋणात्मक में, जो ऋणात्मक आती है वो भी किस में आ जाएगी, परिमेय संख्या में आ जाएगी, है ना। दूसरी किस में आती है, धनात्मक वाली, किस में आती है, धनात्मक में। अब ऋणात्मक का मतलब जो नेगेटिव वाली जो भी परिमेय संख्या आ रही थी, है ना, जैसे -1 से के बाद वाली जो अनंत तक चलती है, ये सभी किस में आ जाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगी। धनात्मक में जो +1 से लेकर कहाँ चलती है, अनंत तक चलती है, ये किस में आ जाएगी, धनात्मक परिमेय संख्या में। किस में आ जाएगी, धनात्मक परिमेय संख्या में। बात करें 0 की, तो 0 तो ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों में काउंट हो जाएगा, है ना। 0 एक परिमेय संख्या है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी, मतलब ना धनात्मक ना ऋणात्मक। ठीक है, ये होती है दो प्रकार की, ऋणात्मक और धनात्मक। फिर देखो ऋणात्मक तो परिमेय संख्या इसको बोलते हैं। धनात्मक कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। धनात्मक जो परिमेय संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। देखो इनमें ना अपने एक और चीज, प्लस वाली ये तो हो गई संख्या वाली, है ना, इसमें ये भी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, जैसे लिख रहा हूँ मैं 2/3, है ना, 1/2, ये भी क्या धनात्मक परिमेय संख्या में ही आएगी। ठीक है ना, इनको अलग से लिखा। अब देखो धनात्मक परिमेय संख्या कितने प्रकार की बताई, 2 प्रकार की बताई। एक तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें 0 भी काउंट कर देना, ठीक है ना, और 0 इसमें भी काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो हो गई, 2 प्रकार की होगी। एक तो कौन सी होगी, पूर्ण संख्या, क्या बोलेंगे उसको, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। और दूसरी कौन सी हो जाएगी, भिन्न संख्या। कौन सी हो जाएगी, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या वही है जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं, अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता हो। ठीक है ना, लेकिन इसमें हमेशा किस में होगी, ये धनात्मक की होगी। ठीक है ना। भिन्न संख्या देखो भिन्न और परिमेय दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है कि भिन्न संख्या जो कि वो हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव होगी, जबकि परिमेय संख्या जो कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भिन्न जो संख्या है वो किसके भाग है, परिमेय संख्या का एक पार्ट है, एक भाग है, एक हिस्सा है। ठीक है, ये हो गई भिन्न संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो और हमेशा किस में होती है, ये पॉजिटिव के अंदर मिलेगी। ठीक है, फिर देखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो कहाँ से चलती हो, 0 से। कहाँ से चलती हो, 0 से, 0 1 2 ये सभी, और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। ठीक है ना। धनात्मक परिमेय संख्या में देखो एक तो बट्टे वाली भी आई और कौन सी आई, सो नॉर्मल जो संख्या दे रखी है वो भी, जो पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो एक तो पूर्ण संख्या का हिस्सा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, भिन्न संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर कहाँ चलती हो, अनंत तक चलती हो। कहाँ तक चलती हो, अनंत तक। ये क्या हो जाएगी अपने पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के देखो कितने प्रकार होते हैं। पूर्ण संख्या के अंदर सबसे पहले लेते हैं अपन प्राकृत संख्या। कौन सा ले रहे हैं, प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर शुरू होकर स्टार्ट होकर कहाँ से चलती हो, अनंत तक चलती है। 1 से शुरू होकर कहाँ तक चलती हो, अनंत तक, वो किस में आएगी, प्राकृत संख्या के अंदर आएगी। दूसरा देखो सम संख्या। अब ये तो देखो लगभग सबको पता होगा, सम संख्या जिसमें क्या जाता हो, 2 का भाग जाता हो, यानी वह संख्या जिसमें 2 का भाग यानी 2 से क्या हो, विभाज्य हो। ये लिखो 2 से विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब वही होता है 2 से भाग जाना। फिर देखो विषम संख्या। विषम संख्या,
विषम संख्या इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, तो लिख दो वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। देखो इनके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सम संख्या जैसे 2 का भाग जिसमें जाता हो, कौन कौन सी जाएगी? एक तो देखो 2 हो गया, है ना, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यानी 2 की जो टेबल चलती है वो। विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये किस में आ जाएगी? विषम संख्या में। आगे देखो, विषम के बाद में पढ़ते हैं अपन भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या जिसमें एक तो खुद का भाग जाता हो और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी क्या जाता हो? भाग। एक तो देखो एक का भाग, एक का भाग तो लगभग सभी संख्याओं में जाता है, उसके अलावा खुद का भाग और उसके अलावा अन्य का भी भाग जाए, है ना, खुद का, एक का और अन्य का भी भाग जाए, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। या और इसकी परिभाषा बोलो तो क्या बोल सकते हो कि भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड, जब अपन गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड 2 के अलावा तीसरा या चौथा भी आए, यानी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड आए, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। देखो समझता है, भाज्य संख्या क्या बोला? जिसमें एक तो एक का तथा स्वयं का तथा स्वयं का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए या विभाज्य हो, ठीक है ना। एक तो ये परिभाषा बोल सकते हो, इसमें एक तथा स्वयं का, सॉरी, एक तथा स्वयं का, पूरा वापस लेता हूं, एक स्वयं तथा अन्य संख्या का भी भाग जाए, ठीक है। एक का, स्वयं का तथा अन्य संख्या का भी क्या जाए? भाग जाए, क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। दूसरी परिभाषा अपन ने क्या बोली गुणनखंड के हिसाब से कि भाई जिसका गुणनखंड 2 या 2 से क्या हो? अधिक हो, है ना। दूसरी परिभाषा क्या बोलोगे? जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे देखो समझते हैं आप, जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ 6, ठीक है ना। तो इस 6 के अंदर मैं पहली परिभाषा के अनुसार बताऊं तो 6 के अंदर एक तो खुद का, एक का भाग जाता है, एक खुद का भी जाता है ना, एक का स्वयं का तथा अन्य संख्या का। अब अन्य संख्या कौन सी? जैसे 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो अन्य संख्या का भी क्या जाए? भाग, क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड की, देखो गुणनखंड की करते हैं। गुणनखंड क्या होगा? एक तो 1 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये सभी क्या है? गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। इसको देखो इस रूप में भी लिख सकते हो ऐसे भी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और इसके बाद क्या हो जाएगा? 6। तो इसके क्या बोला? जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, या कह दो 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना। 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो, क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक स्वयं तथा अन्य संख्या का भी क्या जाए? भाग जाए, अर्थात जिसके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। आगे बढ़ते हैं अपन कौन सी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? इसके जस्ट विपरीत हो जाएगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? इसके जस्ट विपरीत। कैसे? कि जिसमें एक तथा स्वयं का तथा अन्य संख्या का भाग ना जाए, एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग ना जाए। तो क्या लिखूं? जिसमें एक तथा, है ना, जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा
स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग ना जाए क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। गुणनखंड के हिसाब से परिभाषा बोले तो जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2। केवल कितने गुणनखंड हो? 2। इसमें क्या बोलना है? जिसके 2 या से अधिक गुणनखंड हो। इसमें क्या बोल, जिसके केवल क्या हो? 2 गुणनखंड। कौन से हो जाएंगे? जैसे अभी अपने बात की थी 6 की, इधर लिख रहा हूँ 6 की, तो 6 के गुणनखंड 6 के तो कितने हो रहे थे? 1 2 3 और 6। जैसे 5 लिख रहा हूँ, 5 गुणनखंड कितने हो जाएगा? 1 और 5। तो केवल कितने गुणनखंड हो? 2। वो कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो इनके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। भाज्य संख्या के एग्जाम्पल जैसे लिख रहा हूँ, 4 लिख दिया है ना, और 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया। ये सभी किस में आएगी? भाज्य संख्या के अंदर आएगी। अभाज्य संख्या के अंदर देखो जैसे लिख दिया 2, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। इसमें देखो 9 भी आएगा। 9 क्या? एक अभाज्य संख्या है ना। ये तो 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो 2 कि 2 का हर बार क्वेश्चन आता है कि 2 एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। ये ऐसा आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ना। तो लोग कर देते हैं 3 या 1 कर देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। कौन सी होती है? 2। एक यहाँ पर 9 का ध्यान रखना कि 9 एक भाज्य या अभाज्य। तो 9 क्या? एक भाज्य संख्या, क्योंकि 9 में किसका भाग जाता है? एक तो खुद का जाता है, 1 का जाता है, और इनके अलावा किसका जाता है? 3 का, है ना। अगर गुणनखंड की बात करें तो इसका गुणनखंड 1 होता है, 3 होता है और क्या होता है? 9 होता है। यानी 2 या 2 से क्या होते हैं? अधिक गुणनखंड होते हैं। ये क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है। अब आगे और पार्ट है, तो आगे करते हैं। देखो इसका क्या आ गई? प्राकृत संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। अब लिखते हैं अपन आगे। देखो अगला पार्ट है कौन सा? सह अभाज्य। सह अभाज्य ये क्या होती है? ये सबसे काम आने वाली संख्या है जो आगे बहुत काम आएगी। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? कि 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म पेयर जिनका HCF कितना है? 1। जिनका HCF मसफ कितना है? 1। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ 2,3। 2 संख्याओं का जोड़ा है, इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। जिनका HCF कितना है? 1 है। यह क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। दूसरी परिभाषा अपन देखो और समझते हैं इसको। दूसरी परिभाषा में क्या बोलोगे कि इन दोनों में एक तो 1 का भाग जाता है, 1 का भाग तो सभी में जाता है, और एक खुद का भाग जा रहा है। इनके अलावा ना तो इनमें आपस में भाग जा रहा है, यानी ना तो 2 का 3 में जा रहा है, ना 3 का 2 में जा रहा है, और ना किसी और का इसमें दोनों संख्या में भाग जा रहा है, यानी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि या तो क्या जाना चाहिए? 1 का भाग या स्वयं का, है ना। तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। जैसे इसमें एक तो 1 का जा रहा है और एक इनका खुद का जा रहा है, ना तो आपस में भाग जा रहा है और ना किसी अन्य कॉमन संख्या का भी भाग जा रहा है। जैसे देखो एक संख्या लिख रहा हूँ 4 और 6। अब ये देखो क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पहली बात तो HCF की बात करें तो इनका HCF जब निकालेंगे तो 1 आएगा नहीं। कितना आएगा? 2। ठीक है। अगली अपन बात करें तो 1 और स्वयं के अलावा, एक तो 1 का भाग जाएगा, एक स्वयं का जाएगा, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, आपस में भाग नहीं जाना चाहिए। तो आपस में तो नहीं जा रहा है। फिर अपन ने क्या बोला कि आपस में और किसी अन्य कॉमन संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। कॉमन संख्या का मतलब क्या बोल रहा हूँ? कॉमन संख्या का मतलब जिसमें इसका भी भाग जा रहा हो और इसमें भी भाग जा रहा हो, है ना। जैसे इसमें 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो दोनों में एक कॉमन संख्या का भाग जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कौन सी हो जाएगी? भाग नहीं जाना चाहिए। तो वो कौन सी हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। पहली चीज जिसका HCF कितना है? 1। अगर और इसको समझना है तो जिसमें 1 स्वयं का भाग और इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए, अर्थात किसी कॉमन संख्या का भाग इसमें नहीं जाए, वो कौन सी हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है।
फिर देखो ये तो हो गई तुम्हारी संख्याओं का वर्गीकरण। आगे अपन देखो कुछ एक चीज पढ़ी थी वो बार वाली, ये वाली। अब ये देखो परिमेय संख्या कैसे होती है, इसको थोड़ा समझते हैं, है ना। यहाँ पे किसी किसी को डाउट होगा कि सर ये परिमेय संख्या कैसे बनी। भाई अपने साथ वाला तो बता दिया था, जैसे 1.2 ये तो एक परिमेय संख्या बन गई, लेकिन ये कैसे बनेगी, तो इसको देखो बनाने का तरीका कैसे। जैसे क्या है 1.23 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x। क्या मान लेता हूँ, x मान लिया, ठीक है ना। इसको मैं तो खोल के लिख देता हूँ पूरा, ठीक है ना। जैसे 1.2323 ये अनंत तक चलता जा रहा है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कितनी संख्या में बार था, दो संख्या में बार था, तो मैं क्या करता हूँ इसको दो संख्या में बार, जितनी संख्या में बार होता है उसी इतने ही जीरो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे मैं इसको करता हूँ 100 से गुणा, तो दोनों तरफ करूँगा, इधर भी करूँगा और इधर भी करूँगा, ये कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 100x, इधर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे इस साइड में, और गुणा जब कर रहे हैं तो पॉइंट कहाँ जाएगा, इस साइड में, है ना। बात ध्यान रखना कि गुणा करते जब कहाँ जाता है, पीछे, और भाग देते वक्त कहाँ जाता है, आगे, यानी गुणा पीछे और भाग आगे। तो गुणा करने पर कहाँ जाएगा, पीछे। कितनी संख्या पीछे, 2 जीरो से गुणा कर रहे हैं तो कितनी संख्या पीछे जाएगा, 2 संख्या पीछे। 123.23 और ये अंत तक चलता जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो आगे 100x बराबर 123.2323, क्या करो, इसमें से ये संख्या घटा दो, इसमें से ये संख्या घटा दो। तो कैसे घटाओगे, देखो कितनी घटानी है, 1.2323, तो क्या कितना बचेगा 122.000, यानी कितना आ जाएगा 122 प्लस 1.2323 और अनंत तक। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो क्यों घटाया, क्योंकि अगर इसमें से घटाएंगे तो अपन क्या बचेगी, ये संख्या बचेगी, इसको वापस अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 123, यानी 123.2323 को अपन ने तोड़ दिया 122 प्लस 1.23 में। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर कि 100x बराबर 122 प्लस 1.2323 को अपन ने क्या माना था, x माना था, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, x लिख देता हूँ। अब x इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि क्या करना पड़ता है अपन को, चार चार को एक तरफ करना पड़ता है और अचर अचर को एक तरफ। फिर देखो 100x में से x गया तो कितना बचेगा 99x बराबर 122, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 122/99। तो x इज इक्वल टू अपन ने क्या माना था 1.23 और इधर क्या आया 1.122/99। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1.2323 संख्या को अपन परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। इसलिए बोला कि यहाँ पर बाहर वाली संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती। तो ये अपन ने क्या कर दिया, सिद्ध भी कर दिया कि भाई परिमेय संख्या क्यों बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया, ये होती है बाहर वाली संख्या। क्लियर। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा क्या था, पूरा संख्याओं का वर्गीकरण। जितनी भी संख्याएं आती है पढ़ने में, जो भी संख्या अपन पढ़ते हैं, उन सब का अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, विश्लेषण यानी पूरा वर्गीकरण कर दिया। ठीक है ना। तो आज की ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।